हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर की 2023 की डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम 20 प्लस करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो हमारी 20 करंट अफेयर्स के आसपास होने वाली हैं। और एक दिन में 20 करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ज्यादा सफिशियंट होती है। और एग्जाम में इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक्चुअली आप लोगों को शेयर भी करना है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आपकी फैमिली बड़ी होगी। यहाँ पे और भी ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम जो भी पूरी करंट अफेयर्स बात करेंगे, दो तरीके की हमारी करंट अफेयर्स होंगी। जो भी हमारी करंट अफेयर्स है, इस तरीके की आपकी पहली एक करंट अफेयर्स आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चनों में हम विद फैक्ट की बात करेंगे। आप ये फैक्ट की बात देख सकते हैं, फैक्ट के साथ हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो 10 करंट अफेयर्स होगी, वहां पे हम वन लाइनर के माध्यम से बात करेंगे, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अगर आप लोग चैनल पे नए थे, अभी तो पता नहीं था, तो आप लोगों ने वीडियो पसंद आएगी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है? याद रखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है काला जीरा जीआई टैग। जो काला जीरा राइस है या फिर चावल है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो उड़ीसा का है। ये कहाँ का है? उड़ीसा राज्य का संबंध है इसका काला जीरा चावल का। जीआई टैग इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 2023 में बहुत सारे जीआई टैग मिले हुए हैं और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो उड़ीसा के कोरापुट के, कहाँ के? उड़ीसा के कोरापुट। याद रखिएगा, उड़ीसा का जो कोरापुट है, वहां का काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। तो कोरापुट काला जीरा चावल, जिसे अक्सर चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। कोरापुट काला जीरा चावल, जिसे अक्सर देखने में धनिये के बीज के समान माना जाता है और काले रंग का होता है। असाधारण सुगंध और स्वादिष्ट स्वाद के लिए, मन भावन ये बनावट के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ये समझ लीजिए, जो फैक्ट की बात है यहाँ पे बात की है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना करंट अफेयर से नहीं आता है, उसके अंदर से आता है, तो फैक्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? उसका शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इतना बड़ा नाम कर दिया गया है, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का, किसका? उधमपुर रेलवे स्टेशन है, उसका नाम अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उधमपुर रेलवे स्टेशन नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रखा गया है। और कैप्टन तुषार महाजन फरवरी 2016 में पुलवामा जिले में जम्मू कश्मीर के उद्यमता विकास संस्थान के एक इमारत पर आतंकवादी हमले के दौरान शहीद हो गए थे। तो इनके नाम पर ही उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने 6000 से अधिक एटीएम पर यूपीआई एटीएम की सुविधा सक्षम कर दी है? तो याद रखिएगा, यूपीआई एटीएम बन गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो, हम क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन करते हैं और स्कैन के द्वारा नहीं हम पैसा अपना ट्रांसफर करते हैं। इसी तरीके से आप आपके जो यूपीआई एटीएम है, उसमें आप जाएंगे, अपना क्यूआर कोड स्कैन करेंगे उसमें, और आप अपनी नगद राशि जो भी डालेंगे वहां पे आप निकाल सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन की डिमांड की बात करें किस बैंक की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा के जो 6000 से अधिक एटीएम है, वहां पे यूपीआई एटीएम की सुविधा बना दी गई है। अगर बात करें फैक्ट की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के देश भर में करीब 6000 एटीएम पर यूपीआई एटीएम की सुविधा शुरू कर दी गई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा यूपीआई एटीएम शुरू करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, याद किया, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। अब ग्राहक डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना ही यूपीआई आधारित सक्षम मोबाइल ऐप से ही रुपए की निकासी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के कितने वैज्ञानिकों को लिए चुना गया? तो यार रखिएगा, 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। जो 12 साइंटिस्ट हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अगर फैक्ट की बात करें, शांति स्वरूप पुरस्कार भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में एक शीर्ष वार्षिक पुरस्कार है, जो एनुअल दिया जाता है। यह पुरस्कार 7 वैज्ञानिकों को दिया गया है। किसके क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में। ये जो 7 क्षेत्र है, इसमें दिया गया है, 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसी करंट अफेयर्स क्वेश्चन में आती है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में 50 करंट अफेयर्स आप लोग को बता दें, 50 में से 5 भी इंपोर्टेंट ना हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करती है। नई दिल्ली में अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, आप लोगों को पता होगा। भारत की अध्यक्षता में G20 की किस देश ने अध्यक्षता सौंपी है? तो याद रखिएगा, भारत ने G20 की अध्यक्षता इस साल संभाली थी, 2023 की। अब 2024 की अध्यक्षता भारत ने किसको देश को सौंपी है? तो ब्राजील देश को सौंपी हुई है। किसको? ब्राजील देश को सौंपी हुई है।
अभी आप ये बताइए मुझे, भारत की अध्यक्षता में किस देश को G20 में स्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया है? मैंने कल इसमें करंट अफेयर्स में बताया हुआ था, स्थायी सदस्य का दर्जा किस देश को दिया गया है, ये 12 तारीख के करंट अफेयर्स में बता चुका हूं, आप लोग मुझे कमेंट बताइए। तो नहीं देखा है तो वीडियो देखिए जाके। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने अगले साल होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंपी हुई है, याद रखिए। तो ब्राजील देश को सौंपी हुई है। ब्राजील अगले साल होने वाली G20 समिट का आयोजन करेंगे और भारत के पास नवंबर के आखिरी तक G20 की अध्यक्षता रहेगी, याद रखिएगा। भारत के बीते साल इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता मिली थी। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन बनते हैं किस तरीके से बनते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें 2022 में किसके पास अध्यक्षता थी, इंडोनेशिया के पास, जिसने भारत को अध्यक्षता सौंपी थी। 2023 में किसके पास अध्यक्षता रही है, तो भारत के पास रही है, याद रखिएगा, जो अभी 9 से 10 सितंबर के बीच में सम्मेलन हुआ था G20 का। अब 2024 को भारत ने किसको सौंपी है, तो ब्राजील को सौंपी हुई है। तो 3 देश आप याद रखने की पूरी याद रखिएगा जो इंपोर्टेंट है। अब चौथी करंट अफेयर्स ये है कि स्थायी सदस्य के रूप में भारत ने किसको सदस्यता दिलाई है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के लिए चंद्रमा लैंडर सिलिम लॉन्च किया हुआ है, याद रखिएगा। कौन सा चंद्रमा लैंडर है, सिलिम लॉन्च किया हुआ है और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। तो किसका है, जापान देश का है। किसका, जापान देश का है। आप समझ सकते हो जापान देश का है तो इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जापान और भारत के संबंध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चंद्रमा की लैंड पर जो सतह पर लैंडर के लिए जो लैंडर का नाम होगा सिलिम सॉफ्ट लैंडिंग होगा और इसका सिलिम जापान के द्वारा इसको रखा गया है। जापान के उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश का 5वां देश बनना है, याद रखिएगा। प्रक्षेपण में HIIA रॉकेट का उपयोग किया गया है। सिलिम जो मित्सुबी इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित और हल्का और छोटा अंतरिक्ष यान है। कैसा है, एक छोटा और बहुत हल्का अंतरिक्ष यान है और चंद्रमा के लैंडर जो उसको सिलिम लॉन्च किया गया है। तो इंपोर्टेंट है, लैंडर नाम सिलिम आए, बिल्कुल कान खड़े करके जापान का टिक लगा के आप लोगों को आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कौन सा है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 11 सितंबर को मनाया गया है, याद रखिएगा। फैक्ट की अगर बात करें इसके राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की, तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस उन वन गार्ड रेंजर्स, उन कर्मचारियों के बलिदान को मान्यता और सम्मानित करता है जिन्होंने अपनी ड्यूटी के क्षेत्र में अपनी जान गंवाई है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस वन पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हमारे वनों और वन जीवों की सुरक्षा के लिए बलिदानों को याद करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। 2013 में पर्यावरण मंत्रालय ने नरसंहार के 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में घोषित किया था। तो कब से घोषित किया गया है, 2013 से घोषित किया गया है। किसने घोषित किया था, पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया था, नरसंहार के दिन 11 सितंबर को। तैयार रखिएगा, इसीलिए 11 सितंबर के दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस IIT ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की हुई है। किसके लिए, मिट्टी के कटाव के लिए पहली मैपिंग की हुई है। तो किसने की हुई है, किस IIT ने की हुई है, तो IIT दिल्ली के द्वारा ऐसी की गई है। फैक्ट की बात करें तो IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग करने का दावा किया है। मिट्टी के कटाव की राष्ट्रीय मैपिंग पर उद्देश्य की बात किया तो उन विशेष क्षेत्रों को उजागर करना है जहां मिट्टी के कटाव का खतरा सबसे अधिक बना रहता है। तो खतरे की बात की जा रही है, खतरा सबसे अधिक जहां कटाव का बना रहता है उस क्षेत्र की क्या करना है, मैपिंग करना है, याद रखिएगा। याद रखिएगा मैपिंग का संबंध है। मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब मिट्टी पर वर्षा होती है और या फिर जब पानी का प्रवाह जो अपवाह होता है मिट्टी के कणों को विस्थापित करना स्टार्ट कर देता है, तब मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया चालू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल कौन सा है, याद रखिएगा। ऐसा फेस्टिवल है जो इंपोर्टेंट है, बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है, तो मनोज सिन्हा ने किया है। ये इंपोर्टेंट नहीं है, सिंहासन का उद्घाटन का किसने किया हुआ है, इंपोर्टेंट ये हो जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है बंगस वैली फेस्टिवल। अब इसकी अगर फैक्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। बंगस एडवेंचर महोत्सव का उद्देश्य की बात किया तो बंगस घाटी के भीतरी अप्रयुक्त ग्रामीण और साहसिक पर्यटन के अवसरों को प्रकाश डालना या बढ़ावा देना है। तो आप बंगस वैली फेस्टिवल का नाम आए कान को चौकन्ना करो और जम्मू कश्मीर पे टिक लगा के आओ, ठीक है। अगर किस जिले की बात किया तो कुपवाड़ा जिले से संबंध इसका रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने US ओपन टेनिस में 24वां
ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? तो नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया है। फैक्ट की बात करें, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन टेनिस में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच ने यूएस 2023 में फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को डेनियल मेदवेदेव को हराया और अपना चौथा यूएस ओपन खिताब जीत लिया है। इसी के साथ उन्होंने टेनिस प्लेयर मार्गरेट कोर्ट ने 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड का भी बराबरी कर ली है। याद रखिएगा इन्होंने किसकी बराबरी की है? तो मार्गरेट कोर्ट की इन्होंने बराबरी कर ली है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वन लाइनर जीके की। वन लाइनर यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। जिस तरीके के हम वन लाइनर जीके की बात करते हैं, एमपी के जो एमपी की जीके है, उसी तरीके के हम वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। दुनिया का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ पे किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। आप देख सकते हो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। लद्दाख में क्या किया जा रहा है? दुनिया के सबसे ऊंचे, दुनिया का पहला, विश्व का पहला, दुनिया का सबसे बड़ा, छोटा, ऐसे जब नाम आए तो आप खड़े कर लिया करो कान अपनी, क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड, याद रखिएगा कैसा है? फाइटर एयरफील्ड का विकास किया रहा है लद्दाख में। ठीक है, वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने के लिए इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर कौन बने हैं? तो मोइन अली बने हुए हैं। कौन? मोइन अली। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने हासिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नाबार्ड ने, किसने, याद रखिएगा, नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, समझौता किया? तो यूएनडीपी इंडिया के साथ। किसके साथ? यूएनडीपी इंडिया के साथ समझौता इन्होंने किया हुआ है। किसने किया है? नाबार्ड ने किया, ये भी याद रखिएगा, नाबार्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम किसने लॉन्च किया हुआ है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम की बात कभी भी आए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां पे? नई दिल्ली में। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किया है? याद रखिएगा 13,000 रनों को पूरा कर लिया है, इंपोर्टेंट है। और किसने किया हुआ है? भारतीय क्रिकेट विराट कोहली ने। किसने? विराट कोहली ने। इन्होंने अपने नाम सबसे तेज 13,000 रन बना ले जो खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कब हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, किसने? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए, किसके लिए? याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी के साथ। याद रखिएगा, नायरा एनर्जी के साथ एनटीपी ने, ग्रीन एनर्जी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए नायरा एनर्जी के साथ समझौता अपन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारी एमपीपीएससी की बहुत इंपोर्टेंट वीडियो चल रही है, अगर आप लोग नहीं देखते हो देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठे और दुनिया के 15वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हुए हैं। याद रखिएगा, 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठवें हैं और दुनिया के 15वें बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हुए हैं। और सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले विराट कोहली बने हुए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आज की हमारी वीडियोस में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में न्यू जैसा आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।